हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आज की क्लास वीकली करंट अफेयर्स जीएस जीके सीए का 12 से 19 मई 2024 तक का, प्लस वन लाइनर्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं सब यहाँ बताए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर ऑप्शंस में है कलाम, वाजपेयी, मोदी जी, कोई नहीं। तो राइट आंसर है कलाम जी। जानते रहिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व वैज्ञानिक, भारत के मिसाइल मैन, भारत के लोगों के राष्ट्रपति, ये सब उनकी उपाधियां हैं, उनको नाम दिया गया है। और इन्हीं की विंग्स ऑफ फायर जो है ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और भारत के बहुत ही होनहार ये राष्ट्रपति थे। तो कलाम जी को जानते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? ए में है विवेकानंद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है महादेवी वर्मा, डी में है पंत जी। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक को पंडित जी ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। कहाँ पर? तो आपको बता दें कि अहमदनगर किला के जेल में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। इसमें भारत के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और बहुत मशहूर पुस्तक है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? ए में है 5:3, बी में है 3:2, सी में है 3:4, डी में है 2:3। राइट आंसर है 3:2। लंबाई 3 और उसकी चौड़ाई 2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बदल दिया जाए, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो हमेशा यही मत याद रखिएगा, तब आप इसको 2:3 कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसे पूछा गया है और बहुत सारे बच्चों ने इसको रॉन्ग किया है, क्योंकि आप एक तो याद रखते हैं लंबाई चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई और लंबाई आप भूल जाते हैं। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में 1 है। तो राइट आंसर ए। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ है, या राष्ट्रीय पिलर या राष्ट्रीय स्तंभ कहा जाता है, जो हमारे बनारस के सारनाथ में स्थित अशोक के द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ से लिया गया है। उसका शीर्ष भाग, उसमें कितने शेर हैं? तो कुल 4 शेर हैं। और जो चारों दिशाओं में देखते हैं, जानते रहे मूल रूप से 4 है। दिखाई हमें कितने देते हैं? सिर्फ 3 दिखाई देते हैं। तो कौन सा भाग लिया गया है उस स्तंभ का? तो शीर्ष भाग, जहां पर वो है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 ए, बी में है 1912, सी में है 1913, डी है 1896। राइट आंसर इसका है 1911। कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम हमारा राष्ट्रगान, जिसको नेशनल एंथम कहते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, उसको गाया गया था। 1896 में हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है उसको गाया गया था पहली बार। तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, 1911 में राष्ट्रगान, 1896 में राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग। फिर है, भारत राष्ट्रगान के समय में कितना समय लगता है उसको गाने में? राष्ट्रगान के राष्ट्रगान के पहला है, ए में है 52 सेकेंड, बी में है 60, सी में है 65 और डी में है 50। इसका राइट आंसर है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है। 65 सेकेंड जो है ये राष्ट्रगीत के लिए है। हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको गाने के लिए हमको 65 सेकेंड चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ से पहले आप जानते हैं, यस, तो बाघ से पहले ए में है हाथी, बी में है शेर, डी में है, सी में है बाघ और डी में है बैल। तो राइट आंसर है बी, बाघ, शेर। बी शेर, लायन। बाघ यानी टाइगर से पहले हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था। लेकिन 1972 में इसको अपनाया गया। किसको? बाघ को, बंगाल टाइगर को अपने देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, माने इसको अपनाया गया। और 1 अप्रैल 1973 जब हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर, उस साल से घोषित कर दिया गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या होगा भाई? सिर्फ टाइगर होगा, बाघ होगा।
और आप बाघ जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर उसके लिए चलाया गया है। और इसकी शुरुआत जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसको आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। अगला है, तो सबसे पहले शेर था हमारे देश का राष्ट्रीय पशु, लेकिन 1972 से क्या है, टाइगर है। राष्ट्रध्वज के जनक किसे कहा जाता है भाई? तो सरोजिनी नायडू, पिंगली वेंकैया, सी है टैगोर और डी है गांधी जी। इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया, क्योंकि इन्होंने ही हमारे राष्ट्रध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है इन्होंने तैयार किया था, इसलिए फादर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कहे जाते हैं। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह जी, शशि थरूर, मोदी जी, कोई नहीं। राइट आंसर है शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं। 2017 में प्रकाशित ये पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय संवत ए में है विक्रम संवत, बी में है शक संवत, सी में है ग्रेगोरियन, डी में है नन। राइट आंसर है शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, और जिसका पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ये आप याद रखिएगा। ये आज के हमारे कुछ वन लाइनर्स वो थे एमसीक्यू जीके जीएस से। अब आते हैं कुछ वन लाइनर्स जो मोस्टली करंट अफेयर्स पर होंगे, और उसमें कुछ अगर जीके का पोर्शन होगा तो हम उसको जरूर बताने की आपको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सन्स इन द न्यूज या डेज कोई रहा है तो उसको बताते हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये दूसरी बार इनको नियुक्ति दी गई है। पूर्व सांसद हैं, गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे दिलीप संघानी। और बलबीर सिंह इफ्को के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इफ्को क्या है? इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और जिसकी स्थापना 1967 में 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका एचक्यू जो है नई दिल्ली में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है जो किसानों को कम से कम दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियुक्त की गई, माने बनाई गई थी इफ्को। ठीक है। पी सायम निखिल कौन है? ये भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, 31 वर्षीय। आप इनको याद रखिएगा। डेविड सल्वा जिनिनी, नासा ने इन्हें अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। कौन? डेविड सल्वा जिनिनी, याद रखिएगा। नासा क्या है? ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसने कार्य करना शुरू किया 1 अक्टूबर 1958 से बिजनेस पर्पज से। और इसके फाउंडर ड्वाइट डी आइजनहावर माने जाते हैं। नासा के जो चीफ हैं बिल नेल्सन हैं, इन्होंने ही इनकी नियुक्ति की है। इसकी डेविड सल्वा जिनिनी की। और इसका वो एचक्यू जो है नासा का वो वाशिंगटन डीसी है। आप जानते हैं कि नासा बहुत ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ही है जिसने चंद्रमा पर मानव को भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग को। ठीक है, ये रिमेंबर रखने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब भेजा था? तो 21 जुलाई 1969 को। किस? अपोलो मून लैंडिंग मिशन के तहत। अपोलो मून लैंडिंग मिशन के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पेस एज या स्पेस एज रेस या कंपटीशन की शुरुआत होती है जब 1957 में सोवियत संघ ने अपना सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ा था। 1957 तभी से अंतरिक्ष में एक रेस शुरू हुई। वैसे तो पहले अमेरिका और रूस के बीच में थी, फिर तो सारी दुनिया, आज तो भारत भी बहुत आगे है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अमन शहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं अमन शहरावत। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखने का इतिहास इन्होंने भाई रचा है। 54 वर्षीय हैं ये। और लखपा शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाली महिला हैं। ये 2022 में 10वीं बार रिकॉर्ड बनाया था।
तो दोनों को याद रखिएगा, कामी रेता शेरपा को ये 29वीं बार चढ़े हैं और लखपा शेरपा को जो महिला में नंबर 1 है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, माने लगभग 9 किलोमीटर ऊपर, जहां पक्षी भी नहीं जा पाते हैं, पक्षी भी नहीं उड़ पाते हैं, ऑक्सीजन की इतनी कमी रहती है। और इसका नाम जो हमारे यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर्वेयर थे, सर्वेक्षण करता, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा था माउंट एवरेस्ट। उन्होंने नेपाल में तो नहीं जा पाए थे, लेकिन इसकी ऊंचाई उन्होंने त्रिकोणमिति के से नाप लिया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है, वहां इसे सागर माथा कहते हैं। 25 मई को यूएन महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का निश्चय किया। पहली बार 2024 में मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले कई साल तक ये परीक्षा में बनता रहेगा। यह प्रस्ताव यूएन में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहिर एम अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से मान लिया। तो 2024 में पहली बार ये विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मौसमी चक्रवर्ती, ये आकाशवाणी के महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, पद धारण किया इन्होंने। सुनील छेत्री, भारत के मशहूर फुटबॉलर, जिन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने कहा 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों से। मशहूर भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जी, जानते रहिएगा। और इनका जन्म पहले तो सिकंदराबाद में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता था, आज वो तेलंगाना में है। खेल की शुरुआत इन्होंने 2002 से मोहन बागान क्लब से किया था। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण इन्होंने 2005 में किया और पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल किया था। इस समय जो दुनिया के टॉप 5 गोल स्कोरर हैं, उसमें से तो 2 रिटायर हो गए हैं, 3 में ये टॉप 3 में है इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं। नंबर 1 पर हैं इन्होंने, जैसे इसमें है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं, जो 128 गोल बनाए हैं 206 मैचों में। और अली डेई, ये रिटायर्ड हो गए, ईरान के हैं, 108 गोल इन्होंने बनाया था 148 मैच में। लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना में इस समय खेल रहे हैं, 106 गोल बनाए 180 मैचों में। और सुनील छेत्री नंबर 3 पर, 4 पर वैसे आते हैं, रिटायर्ड को जोड़ा जाए टॉप 5 में, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में खेलने वाले में बात की जाए तो टॉप 3 में है। 94 गोल बनाए हैं 150 मैचों में। और एक है मुख्तार दहारी, रिटायर्ड हो गए, 89 गोल बनाए 142 मैचों में। ठीक है, मलेशिया के हैं। सुनील छेत्री भारत के हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। अली डेई जो हैं ईरान के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भाई सब कोई जानता है, पुर्तगाल के। सुनील छेत्री भारत के बहुत ही असाधारण, बाइचिंग भूटिया के बाद अगर भारत में फुटबॉल टीम का, राष्ट्रीय टीम का कोई नेतृत्व किया है तो सुनील छेत्री ने ही किया है। इनको 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। 2019 में पद्मश्री, 2011 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, बाइचिंग भूटिया के बाद कप्तानी संभाली, 150 मैचों में इन्होंने 94 गोल किया है। बहुत अच्छे से जान लीजिएगा सुनील छेत्री जी को, इनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, बनते ही रहेंगे। कर्नल वैभव अनिल काले, ये फिलिस्तीन के गाजा में यूएन स्टाफर थे भारत के, जिनकी हाल ही में वहाँ पर एक बम दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। तो जानते रहिएगा, ये यूएन के माने अंतर्राष्ट्रीय सेना में थे, ये जो होते यूएन पीस कीपिंग होती नहीं, तो उसमें ये थे। ठीक है, इनको जानते रहिए, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन गाजा में ये कार्यरत थे। कौन? कर्नल वैभव अनिल काले जी। एलिस मुनरो, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कनाडाई लेखक हैं। इनका अभी 92 साल की अवस्था में माने डेथ हो गई है। इन्हें कनाडाई चेखव के उपनाम से मशहूर हैं ये। ठीक है, लॉरेंस ओंग हैं, सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री ये बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है 72 वर्षीय ली शीन लुंग को। और नीरज चोपड़ा
फेडरेशन कप 2024 में भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीता है। डॉक्टर कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, जिनका 97 साल में मृत्यु हुई है। गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। 1954 में राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी ये। 11 साल में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। कौन? डॉक्टर कमला बेनीवाल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। यस माय डियर, ये तो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति और डेज जो भी थे। अब आते हैं कुछ वन लाइनर्स पर, देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा इसमें आपातकाल में 200 घायलों के इलाज हेतु तैयार किया गया। मतलब एकदम से चलता फिरता हॉस्पिटल है भाई। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। भारत पहली बार इस आयोजन में अपना पवेलियन स्थापित किया है और जिसका उद्घाटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने किया। चाबहार पोर्ट, भारत ने ईरान से इस पोर्ट को 10 वर्षों के लिए अपने मध्य ले लिया है, अपने नियंत्रण में एक तरह से, भारत और ईरान के बीच में। अब इससे भारत मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच आसान बनाएगा, व्यापार भी खूब होगा, निर्यात हमारा बढ़ेगा। यह पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। चाबहार ग्वादर पोर्ट जानिए, वो पाकिस्तान में है, जो चीन के उसको डेवलप कर रहा है, भारत ईरान में इसको कर रहा था। शक्ति सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच 2 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में हो रहा है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया। पिछला संस्करण 2021 में फ्रांस में हुआ था। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में हो रहा है। कान फिल्म महोत्सव 2024, इसके 77वें संस्करण 2024 का चल रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? फ्रांस में। वहाँ कांस एक शहर है, वहीं पर फ्रांस में चल रहा है। इसमें भारत पवेलियन का उद्घाटन संजय जाजू, जो सचिव हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, और फ्रांस में भारत के जो राजदूत हैं जावेद अशरफ, दोनों ने इसका भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। कांस फिल्म महोत्सव, इसमें भारत ने और स्पेशली भारत ने लोगों को, विश्व के फिल्म निर्माताओं को एक तरह से इनवाइट किया कि आप आइए और मेरे कश्मीर में फिल्म बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छा है। कांस फिल्म महोत्सव 2024। भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस फोन पे ने श्रीलंका में लंका पे के साथ समझौता करके यूपीआई भुगतान शुरू किया है। अब श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। फोन पे की स्थापना 2016 में की गई थी। AITMC वेंचर्स लिमिटेड को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। इसने अनुमति दी थी कि आप बनाइए कृषि ड्रोन। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट, भारत 2023 में विश्व के टॉप कंट्री है पिछले 6 साल से, जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया। ये भी एक रिपोर्ट आई है। 116 बार बता रहे हैं 2023 में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। नंबर 2 पर म्यांमार है, जहां 37 बार किया गया है। ईरान तीसरे स्थान पर है, 34 बार वहां शटडाउन किया गया इंटरनेट। पैलेस्टीन में ये 16 बार चौथे स्थान पर, और यूक्रेन में भी 16 बार और 5वें स्थान पर है। इस तरह से ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया। यहाँ पर समझना है, विंडफॉल टैक्स पूछेगा अक्सर, तो देखिए क्या होता है। ग्लोबल मार्केट में जो कच्चे तेल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ATF कहते हैं भाई, एविएशन टरबाइन फ्यूल, माने एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज के तेल या ईंधन को कहा जाता है ATF। तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम जैसे रिफाइनरी उत्पादों के दाम के साथ घटते बढ़ते रहते हैं भाई, जैसे रिफाइनरी होती है उसी के अनुसार बढ़ते रहते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम घरेलू मार्केट से ज्यादा हो जाएं, तो जो रिफाइनरी माने जो कच्चे तेल को शुद्ध करती हैं, तो रिफाइनरी निर्यात बढ़ाने लगती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। तो सरकार इन पर लगाम लगाने और देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए जो टैक्स लगाती है,
उसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जब बाहर ज़्यादा पैसा मिलता है तो हमारी घरेलू कंपनियां बाहर निर्यात करना चाहती है रिफाइनरीज, और सरकार तब लगाम लगाने के लिए उस पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। केंद्र सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स का रिव्यू करती है। विंडफॉल टैक्स या इसे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 से विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल को 1 जुलाई 2022 से उसने लगाना ये शुरू किया है। उसके बाद देखते हैं भाई डिविडेंड क्या होता है। कभी कभार परीक्षा में आ जाए डिविडेंड। देखिए कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं। डिविडेंड को लाभांश कहते हैं। इसे ही डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है, जब अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को कंपनियां देती हैं। 15 मई 2024 को CAA के तहत पहली बार जो नागरिकता अधिनियम अभी पारित किया गया CAA कि पहली बार 14 लोगों को दी गई भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट। किसके द्वारा दिया गया ये? अजय कुमार भल्ला जी के, जो केंद्रीय गृह सचिव हैं। केंद्रीय गृह सचिव हैं। अब कहाँ दिया गया? नई दिल्ली में। अबाउट CAA, तो CAA को जान लीजिए 11 मार्च 2024 को ये देश भर में CAA लागू किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे CAA कहा जाता है। 2016 में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया था, 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, और 11 मार्च 2024 को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया। लागू होने की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका क्या है ये CAA? तो जान लीजिए इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं, भारत में आए 6 समुदायों, 6 समुदाय की याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है, ये 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। CAA के तहत 6 लोगों को दी जाएगी, 6 समुदायों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मुस्लिम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज एक तरह से इस्लामिक कंट्रीज हैं। यहाँ से इन 6 को प्रताड़ित किया जाता है, इनको बहुत वहाँ कष्ट दिया जाता है, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, इसी को CAA नाम। इस पर बड़ा विरोध हुआ था शुरू में, लेकिन अब ये अंततः लागू हो गया और बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का। और 15 मई 2024 को NSSO ने 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर 6.7 हुई है, बताया है इसने, अर्थात बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज हुई है। 2023 में इसी समय में 6.8% थी। इसमें 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, ऐसा NSSO को कहना है। लेबर फोर्स जनसंख्या क्या होती है जान लीजिए। लेबर फोर्स जनसंख्या उस हिस्से को कहा जाता है जो सामान के उत्पादन और सेवाओं के लिए अपना श्रम यानी लेबर करते हैं और उसके बदले में कमाई करते हैं। बेरोजगारी दर देश के कुल लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। देश के कुल लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को ही बेरोजगारी दर कहा जाता है। तो ये आज का GK GS CA का वीकली करंट अफेयर्स था। फिर इसमें तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छी न्यूज़ इसमें। हाँ, एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें और बता दे रहे हैं, जो अभी हमने कहा NSSO, इसके बारे में जान लीजिए। इसको फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ये भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में सर्वेक्षण सामाजिक और आर्थिक आधार पर करता है और समय समय पर तरह तरह की रिपोर्ट निकालता रहता है। इसका जो हेड होते हैं, जो चीफ होते हैं, DG कहलाते हैं, डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। किसके द्वारा? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और भारत सरकार के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और साथ में थे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पूना के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर के NSSO की स्थापना की थी 1950 में।
ठीक है। 23 मई 2019 को NSSO और CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता था, इनको मर्ज करके अब एक संस्था बना दी गई जिसका नाम है NSO, जिसे कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया ना, टू कलेक्ट एंड पब्लिश रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड डेमोग्राफिक पैरामीटर्स। तमाम सामाजिक आर्थिक आधार पर कलेक्ट करना, सूचना एकत्रित करना और उसके आधार पर इसको प्रकाशित करना। ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई पूछे NSO कब बना, तो 23 मई 2019 को किसके मर्ज करने पर, किसको विलय करने पर, तो NSSO प्लस CSO को मिला करके। ठीक है। तो ये था आज का। अब यही पूरे रिपोर्ट भारत का जारी करती है, तरह तरह बेरोजगारी और सब जनसंख्या, ये सब जो भी होता होगा, ये सब माने पूरा सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट इसी NSO के जरिए ही आती रहती है समय समय पर। इसको आप रिमेंबर रखेंगे हमेशा। तो यही था आज का वीडियो। आप इसको एंजॉय करिए, खूब अच्छे से बार बार पढ़िए जो बातें बताई गई हैं, और हम इसको और भी अच्छे से प्रिपेयर करके आपके सामने वीकली लाएंगे। और वीकली का मतलब है आप इसमें 2-3 बार, कई बार इसको सुना करिएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं इसी के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड राइटिंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ ऑलवेज। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़रूर करिएगा। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। थैंक यू।